नमस्कार दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे थी, संविधान निर्माण में संबंधित कौन कौन सी कार्य समितियां थीं, ठीक है। प्रारूप समिति या दूसरी अन्य समितियां, संविधान सभा के विकास के कितने चरण थे, कितने चरणों में विकास हुआ है, ठीक है। इनकी विशेषताएं क्या थी संविधान सभा की, संविधान सभा के स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से संविधान सभा में चीजें जोड़ी गई हैं, कौन कौन से देश के संविधान से चीजें जोड़ी गई हैं, ठीक है। इन सभी विषयों पर आज की क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले एक पहले टॉपिक से, संविधान सभा का गठन कैसे होता है, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होती है। तो पहला टॉपिक हो गया कि संविधान सभा का गठन। संविधान संविधान सभा का गठन, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन यह कब हुआ, कैसे हुआ, इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई चीज अगर हो रही है, संविधान सभा का गठन हुआ, तो पहले संविधान सभा किसी ने सोचा होगा कि संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है। तो वो पहली बार किसने सोचा? तो एक तो थे पहले एम एन राय। एम एन राय। एम एन राय। इन्होंने पहली बार 1934 ईस्वी में, 1934 में इन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार दिया। संविधान सभा के गठन का विचार दिया, ठीक है। इन्होंने एम एन राय ने, ठीक है। दूसरे एक पॉलिटिकल पार्टी थी, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने भी स्वराज पार्टी ने भी उन 1934 1934 में संविधान रचना के लिए संविधान रचना के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। संविधान सभा के गठन की कल्पना की। बात समझ आई? तो संविधान सभा के बारे में जो सबसे पहले सोचा गया, एम एन राय के द्वारा 1934 में। फिर स्वराज पार्टी भी 1934 में संविधान रचना के लिए कहती है कि संविधान सभा का गठन होना जरूरी है, ठीक है। अब संविधान सभा का गठन होगा, लेकिन उसको स्वीकृति मिलनी भी जरूरी है कि उस टाइम पे भारत में राज कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे, ठीक है। तो संविधान सभा अगर संविधान रचना करेगी तो उससे स्वीकृति तो लेनी पड़ेगी उनसे, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं कि संविधान सभा को स्वीकृत किसके द्वारा दिया गया। संविधान सभा के गठन की स्वीकृति, गठन की स्वीकृति कब और किसके द्वारा दी गई? तो चलिए बात करते हैं। पहली पहली बार क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 1942 ईस्वी में स्वीकार किया गया। संविधान सभा के गठन की स्वीकृति किसके द्वारा की गई? क्रिप्स मिशन द्वारा ईस्वी में स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया, किया गया। परंतु यहां एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? संविधान सभा के गठन की स्वीकृति तो मिल गई क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में, लेकिन जो मुस्लिम लीग था उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, ठीक है। तो किसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम
लीग के द्वारा संविधान सभा का संविधान सभा के गठन को अस्वीकार कर दिया गया, गठन को अस्वीकार कर दिया गया। कर दिया गया। बात समझ आई? तो दो चीजें समझनी है कि पहली बार क्रिप्स मिशन ने 1942 में संविधान सभा के गठन की स्वीकृति दे देता है, परंतु फिर क्या होता है, मुस्लिम लीग के द्वारा इस सभा को अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है। तो फिर दूसरी बार स्वीकृति मिलती है इसे कैबिनेट मिशन से। ठीक है। कैबिनेट कैबिनेट मिशन के द्वारा कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया। ठीक है। तो संविधान सभा के गठन को फाइनली जो स्वीकार किया गया किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो जो हमारी संविधान की रचना चालू हुई वो किसके स्वीकृति के बाद हुई है, कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है। क्रिप्स मिशन के द्वारा स्वीकार तो किया जाता है, परंतु मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर देने पे वह जो सभा थी वो बेकार हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती, वो रचना नहीं कर पाती संविधान की। और फिर दोबारा क्या होता है, कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में संविधान सभा को स्वीकार किया जाता है और फिर चालू होती है संविधान की रचना। इतनी बात क्लियर हो गई? पहले इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसको नोट करिए एक बार। अब बात करते हैं कि जब ये सभा बनी, ठीक है, तो इस सभा में कितने लोग थे। तो संविधान सभा के सदस्य संविधान सभा के सदस्य कुल सदस्य कितने थे, 389। 389 कुल सदस्य थे, जिसमें से 389 सदस्यों में 389 सदस्यों में पहले तो 292 थे जो ब्रिटिश प्रांत से थे। कहां से थे, ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत से थे। 93 सदस्य थे देसी रियासतों से। देसी रियासतों से रियासतों से। ठीक है। और 4 सदस्य थे कमिश्नरी क्षेत्र से। कमिश्नरी क्षेत्र से। कमिश्नरी क्षेत्र से। ठीक है। तो ये कुल कितने हो गए, ठीक है, 389 सदस्य, ब्रिटिश प्रांत से 292, देसी रियासत से 93 और 4 थे कमिश्नरी क्षेत्र से। इन सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था ये आंशिक रूप से निर्वाचन हुआ था। आंशिक रूप से निर्वाचन हुआ था। रूप से निर्वाचन हुआ था। आंशिक रूप से निर्वाचन होता है। तो जो निर्वाचन होता है कैसा होता है, आंशिक रूप से। जो देसी रियासत थी, देसी रियासत के जो सदस्य थे इनका मनोनीत होता है। क्या होता है, मनोनीत के माध्यम से इनका निर्वाचन, मनोनीत के माध्यम से मतलब मनोनीत का मतलब क्या है कि राजा है, उसने अपनी तरफ से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया। ठीक है, उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं, कोई आंशिक या कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। राजा ने जिसको भी अपने राज्य में से जिसको भी सही समझा उसको उसने संविधान सभा में भेज दिया। ठीक है। एक और चीज, जो ये 93 यानी 93 देसी रियासत थी ये कभी भी भरी नहीं गई, यानी संविधान सभा में ये 93 सदस्य कभी नहीं आए, क्योंकि कई रियासत ऐसी थी जिन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। क्योंकि कई राजा, आपको पता है
कई जो देसी रियासत थी, राजा थे, वो भारत में विलय नहीं करना चाहते थे, जैसे कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे भोपाल हो गया, जूनागढ़ हो गया। ये सभी रियासतें थी जो भारत में विलय नहीं चाहती थी, ठीक है। तो इन्होंने अपने सदस्यों को नहीं भेजा संविधान सभा में, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है कि 93 जो देसी रियासत थी ये कभी भी नहीं भरी गई। एक और चीज, महात्मा गांधी जी कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो पहले बताइए, ठीक है। पहले इसको फटाफट एक बार नोट मार लीजिए। और एक और चीज समझिए इसमें, जो 389 सदस्य लिए गए थे संविधान सभा में, इनको किस आधार पर, ये सीट कितनी थी? 389, ठीक है। तो ये 389 सीट्स किस रेशियो में ली गई? तो ये हर एक सीट हर एक सभा में, चाहे वो ब्रिटिश प्रांत हो, चाहे देसी रियासत हो, चाहे कमिश्नरी क्षेत्र हो, हर जगह पे 10 लाख के रेशियो में, 10 लाख आबादी के रेशियो में, 10 लाख आबादी जहां थी उसके, आ, 10 लाख की आबादी में से एक सीट निकाली गई, ठीक है। समझना है कि 389 सीट्स कैसे निर्धारित किया गया, कि हर 10 लाख का, 10 लाख जो आदिवासी आबादी है, पॉपुलेशन है, उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव संविधान सभा में आना चाहिए, चाहे वो ब्रिटिश प्रांत से हो, चाहे देसी रियासत से हो, या कमिश्नरी क्षेत्र से हो। तो ये आधार रखा गया सीट निर्धारित करने का, ठीक है। 10 लाख में से एक सीट, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा जो मुख्य पॉइंट है वो है संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली, कार्य प्रणाली, ठीक है। संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसी थी? संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसी थी? संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा में कितने सदस्य थे ये बता दिया, कैसे लिए गए थे कि कमिश्नरी क्षेत्र से कितने, देसी रियासत से कितने, और ब्रिटिश प्रांत से कितने लिए गए थे, ये समझा दिया। अब हम बात करते हैं कि जब संविधान सभा बन गई तो इनकी बैठकें होंगी, संविधान सभा की बैठकें होंगी। तो संविधान सभा में 3 बैठकें हुई हैं। कितनी बैठकें हुई हैं? 3। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, पहली बैठक, पहली संविधान सभा की बैठक होती है कब? तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को मैंने बताया था, 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन को स्वीकार कर लेता है। फिर सदस्य निर्धारित किए जाते हैं, उनका निर्वाचन होता है पार्शियल या मनोनीत के माध्यम से, और फिर संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। चैन समझना है आपको, ठीक है, सीक्वेंस समझना है। अब जब ये 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, तो इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? तो एक अस्थाई अध्यक्ष लिए जाते हैं, अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अस्थाई अध्यक्ष। और वो कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये केवल इसी, जो पहली बैठक हुई थी, इसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी अस्थायी तौर पे, ठीक है। तो 9 दिसंबर को जो बैठक होती है संविधान सभा की, उसकी अस्थायी सदस्य कौन होते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, ठीक है। फिर होती है बेटा दूसरी बैठक, दूसरी बैठक होती है 2 दिन बाद। तो दूसरी जो बैठक होती है वो 2 दिन बाद होती है, दूसरी बैठक होती है 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में क्या किया जाता है? तो पहली चीज तो एक स्थायी सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और वो कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है
उसमें सभा यानी संविधान सभा अपना स्थायी अध्यक्ष चुनती है, और जो कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। ठीक है। बात करते हैं तीसरी बैठक की, तो तीसरी बैठक फिर 2 दिन बाद होती है, तीसरी बैठक। ठीक है। और इस बैठक में एक अहम काम होता है, इस बैठक में एक अहम काम होता है, महत्वपूर्ण काम होता है। वो क्या है? तो समझिए। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, नेहरू जी क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, पेश करते हैं। कब पेश करते हैं? अच्छा, तीसरी बैठक कब होती है? अभी बताया मैंने आपको कि ये तीसरी बैठक होती है कब? 13 दिसंबर 1946, यानी 2 दिन बाद, 11 दिसंबर के बाद। ठीक है। और 13 दिसंबर को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। और सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की जो स्वीकृत होती है, यानी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया जाता है? तो उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्ताव को सभा यानी कि संविधान सभा कब स्वीकार करती है? 22 जनवरी, 22 जनवरी 1947, 1947 को। ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। अब उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। अब संविधान रचना आरंभ हो जाती है। तो बात करते हैं कि संविधान रचना में कितना समय लगा। ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि संविधान रचना में कितना समय लगा। तो समय आपका जितना लगा, क्या? तो समय लगा 2 साल, 2 साल 11 महीने, 11 महीने और 18 दिन, 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान तैयार हो गया। ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक अहम चीज, वो ये है कि संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए एक सांविधिक सलाहकार बनाए गए। तो सांविधिक सलाहकार कौन थे? सांविधिक, इंपॉर्टेंट है, सांविधिक सलाहकार, संविधान सभा के सांविधिक सलाहकार, सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। कौन थे? बी एन राव, बी एन राव। ठीक है, बी एन राव। ठीक है। तो संविधान सभा के जो संविधान सभा के सलाहकार कौन होते हैं? बी एन राव होते हैं। ठीक है। तो यहां तक कोई परेशानी है? 3 बैठकें होती है। 9 दिसंबर को पहली बैठक, जिसमें अस्थायी अध्यक्षता कौन करते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। फिर 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, और इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं संविधान सभा के द्वारा। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, और इस सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। ठीक है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में मुहर यानी कि इसको स्वीकार कब किया जाता है संविधान सभा के द्वारा? 22 जनवरी 1947 को। बात समझ आई? संविधान सभा 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हो जाता है। ठीक है। और इस संविधान सभा के जो सांविधिक सलाहकार थे, ठीक है, सांविधिक जो सलाहकार थे वो थे बी एन राव जी थे। ठीक है। तो यहां तक बात आपको अगर क्लियर हो गई तो बात करते हैं आगे। अच्छा, एक और चीज, जब ये संविधान बन के तैयार हुआ तो ये कैसा था, इसका स्वरूप कैसा था? तो यहां देख लीजिए। इस संविधान में 8 अनुसूचियां थी। क्या थी? 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, भाग या अध्याय कह लीजिए, और 395 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद थे। ठीक है।
22 भाग अब भी है, अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन जो अनुसूचियां हैं ये 8 से बढ़कर अब 12 हो गई हैं। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। बात समझ आई? 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। पहले इसको आप क्या करें, नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। देखते हैं संविधान सभा से संबंधित जो समितियां बनी हैं, ठीक है। प्रमुख समितियां हैं, कुछ छोटी समितियां हैं। तो बात करते हैं पहले समिति और उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं समिति, ठीक है। तो इसके समिति और अध्यक्ष हमें देखना है। तो जो पहली समिति गठित होती है, फर्स्ट समिति, पहली समिति है संघ, संघ शक्ति, ठीक है, संघ शक्ति समिति, शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, नेहरू, ठीक है। आप तीन ऐसी समितियां थी जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, उनको मैं एक साथ लिखूंगा ताकि याद करना आसान हो जाए। एक तो संघ शक्ति थी, दूसरी संघीय। तो संघ से याद रखिए, संघ, संघीय और राज्य। राज्य और संघ से रिलेटेड जो समितियां थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति और संघीय, ठीक है, संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति, ठीक है। इसके जो हैं वो भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तीसरी समिति है राज्य, राज्यों के लिए, ठीक है, राज्यों के लिए, राज्यों के लिए समिति, ठीक है, राज्यों के लिए समिति, ठीक है। राज्यों से समझौता करने वाली, राज्यों के लिए समिति मतलब जो राज्यों से समझौता करे, ठीक है, या किसी तरह का अगर विवाद है तो उनसे समन्वय बनाए। तो राज्यों से संबंधित, राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बात समझ आई? तो तीन ऐसी समितियां थीं जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। इसके बाद जो समिति है, चौथी समिति है, यह समिति है आपकी प्रांतीय, जो प्रांत से रिलेटेड है, प्रांतीय, प्रांतीय समिति, ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति, संविधान समिति, समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति। पांचवी है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिकार एवं, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, संबंधी, संबंधी परामर्श समिति, परामर्श समिति, समिति। और इससे संबंधित अन्य समितियां, इसकी जो उप समितियां हैं, इसकी उप समितियां, उप समितियां, ठीक है, इसकी उप समितियां। तो अब आप देखिए, प्रांत, प्रांतों को इकट्ठा कौन किया? प्रांतों को एक साथ कौन लाया? वो लाए सरदार पटेल जी।
प्रांतों को एक साथ कौन लाया? सरदार पटेल जी। ठीक है। अब जब प्रांतों को एक साथ लाए तो सबको मौलिक अधिकार दिलाने का काम किसका होगा? पटेल जी का। ठीक है। और जब प्रांत आएंगे एक साथ तो वहां पर अल्पसंख्यक भी होंगे और बहुसंख्यक भी होंगे, तो उसका भी जिम्मेदारी किसकी होगी? पटेल जी की। तो ये दो समितियां थी, प्रांत संविधान समिति और मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यक से संबंधित जो समितियां हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सरदार पटेल जी। ठीक है। सरदार पटेल जी। ठीक है। सरदार पटेल। ठीक है। तो ये दो समितियां हो गई। इसके बाद छठी समिति, प्रारूप समिति, जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है। प्रारूप समिति, या इसे आप मसौदा समिति भी कह सकते हो। प्रारूप समिति या मसौदा मसौदा समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति। और अब जब मैंने बोला सबसे महत्वपूर्ण समिति, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसके अध्यक्ष कौन होने वाले हैं। ठीक है। तो संविधान जो है वो सबसे आप कह सकते हो, जो संविधान का सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है संविधान रचना का, तो कौन है हमारे पूज्य डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अंबेडकर जी। ठीक है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। ठीक है। तो एकमात्र समिति, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। ठीक है। अब बात करते हैं अगली समिति की। तो अगली समिति है हमारी सेवेंथ। ठीक है। सातवीं समिति है कौन सी? जिसमें हम बात करेंगे किसकी? कि नियम एवं प्रक्रिया। नियम नियम एवं प्रक्रिया समिति। प्रक्रिया समिति, नियम एवं प्रक्रिया समिति। नियम एवं प्रक्रिया समिति। आठवां। आठ कौन है? नियम एवं प्रक्रिया समिति, संचालन समिति। संचालन समिति। ठीक है। नौ है संचालन समिति, तदर्थ झंडा समिति। तदर्थ झंडा समिति। तदर्थ झंडा समिति। और दसवीं है वित्त एवं वित्त एवं कर्मचारी समिति। कर्मचारी समिति। कर्मचारी समिति, ये चार समितियां हैं। नियम एवं प्रक्रिया कौन बनाएगा? अध्यक्ष बनाएगा। नियम एवं प्रक्रिया संचालन के लिए कौन बनाएगा? अध्यक्ष। संचालित कौन करेगा सभा को? अध्यक्ष। तदर्थ, अगर संचालित कर रहे हैं तो अध्यक्ष ही होंगे, झंडा झंडा रोहण करेंगे। आप, मैं रिलेट करा रहा हूं। ठीक है। वित्त एवं कर्मचारी, तो कर्मचारियों की देखरेख कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। तो ये चारों समितियां, नियम एवं प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, तदर्थ झंडा समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति, इन चारों समितियों के अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फटाफट आप इसको पहले नोट करिए। ठीक है। इन चारों समितियों के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। ठीक है। तो इन चारों समितियों के अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। फटाफट पहले इसको आप क्विकली नोट करिए। ठीक है। फिर आगे की समितियों को हम बात करते हैं।
तो चलिए बात करते हैं अब आगे की समितियों की, ठीक है। तो जो हमारी अगली समिति है, 11वीं समिति है, यह है मौलिक अधिकार की उप समिति, ठीक है। मौलिक अधिकार की उप समिति कैसी है? उप समिति, उप समिति। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी साहब, ठीक है। जो 12वीं समिति है वह है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक से रिलेटेड उप समिति, उप समिति। अल्पसंख्यक की उप समिति है और इसके अध्यक्ष हैं H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, ठीक है। 13th प्रकार्य समिति। 13वीं है कौन सी? प्रकार्य समिति। प्रकार्य, प्रकार्य कह लीजिए, या संविधान सभा के कार्यों से रिलेटेड समिति। संविधान, संविधान सभा के कार्यों की समिति, कार्यों की समिति, ठीक है। संविधान प्रकार्य समिति या संविधान सभा के कार्यों की समिति, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जेबी, जीबी मावलंकर, जी वी मावलंकर, ठीक है। जीबी मावलंकर, ठीक है। फिर अगली समिति है आपकी, अगली समिति है नागरिकता पर, ठीक है। नागरिकता, नागरिकता पर समिति है, नागरिकता पर तदर्थ, पर तदर्थ समिति, ठीक है। नागरिकता पर तदर्थ समिति। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। माफ करिएगा, नागरिकता पर तदर्थ समिति है और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं एस वरदाचार्यार, एस वार्दाचार्यार, ठीक है। यस वार्दाचार्यार, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आपकी 15वीं समिति है, 15वीं समिति है मुख्य आयुक्तों की, मुख्य आयुक्तों की, मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्तों के प्रांत समिति की, प्रांत समिति की, प्रांत समिति, प्रांत समिति, ठीक है। इसको हाउस या निवास समिति भी कहा गया है, इसे हाउस या निवास समिति भी कहते हैं, निवास समिति, ठीक है। हाउस या निवास समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो मुख्य आयुक्तों की जो प्रांत समिति है उसका एक नाम हाउस या निवास भी, तो कई बार बोल सकता है हाउस या निवास समिति, हाउस या निवास समिति, ठीक है। तो ध्यान रखना है। 16, 16 हो गई भाषा से रिलेटेड, ठीक है। तो भाषाई प्रांत, भाषाई प्रांतों पर आयोग, जो भाषाई प्रांतों पर आयोग बना, पर आयोग जो था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एस के धर, एस के धर, एस के धर, ठीक है। अगला है 17वां, ये अगला हो गया कार्य संचालन, ठीक है। हाँ, तो एक है आपकी कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन,
कार्य संचालन, कार्य संचालन समिति हो गई। तो कार्य संचालन को आप और क्या कह सकते हो? तो कार्य संचालन को आ, हाँ, कार्य संचालन समिति हो गई, ठीक है। कार्य संचालन समिति हो गई, ठीक है। हाँ, इसका यही कार्य संचालन समिति नाम है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी जी, डॉक्टर के एम मुंशी जी, ठीक है। और अगली जो है 18, ये है क्रीडेंशियल, क्रीडेंशियल, क्रीडेंशियल या साख समिति, क्रीडेंशियल, क्रीडेंशियल या साख समिति, साख समिति, क्रीडेंशियल या साख समिति। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, ठीक है। कृष्णा स्वामी, ठीक है। अल्लादी कृष्णा स्वामी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं और उससे जुड़े लोग, उससे जुड़े अध्यक्ष, ठीक है। तो ये आप समितियां, किसी भी एग्जाम में कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर पूछता है कि संविधान निर्माण से संबंधित कौन कौन सी समितियां थी, ठीक है, कौन कौन सी समितियां थी, ठीक है। तो इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए एंड देन हम फिर आगे के टॉपिक में बढ़ते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण समिति है, जैसे मैंने बताया था, प्रारूप समिति जो है सबसे महत्वपूर्ण है, प्रारूप या मसौदा समिति, मसौदा समिति सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, प्रारूप या मसौदा समिति, ठीक है। देखिए, पहली चीज तो इसका गठन कब होता है? तो प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त, 29 अगस्त 1947, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को इसकी पहली बैठक होती है। पहली बैठक जो होती है, पहली बैठक होती है 30 अगस्त, पहली बैठक होती है अगले ही दिन 30 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। और इसकी जो पहली बैठक होती है, इसकी जो पहली बैठक होती है वो कब होती है? अगले ही दिन, यानी कि 30 अगस्त 1947 को। अब इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे, ठीक है। कौन कौन से थे? तो कुल 7 सदस्यों में पहला तो नाम आता है, कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष भी थे, इस समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। दूसरा नाम है एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी, ठीक है। वो एन गोपाल स्वामी अयंगर इनका पूरा नाम था, अयंगर, ठीक है। तीसरा नाम था वी एन मित्र, वी एल, माफ करिएगा, बी एल मित्र है, वी एल मित्र, ठीक है। बाद में इनकी तबीयत वगैरह खराब हो जाती है, ठीक है। तो बाद में इनकी जगह पे आ जाते हैं, इनकी थोड़ा स्वास्थ्य इशू रहता है, तो बाद में इनकी जगह आ जाते हैं एन माधव, एन माधव राव, एन माधव राव, ठीक है, एन माधव राव आ जाते हैं, ठीक है। चौथे थे डीपी खेतान, डीपी खेतान, शायद इनकी बाद में मृत्यु हो जाती है, डीपी खेतान, हाँ, इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके जगह पे फिर अगले आते हैं टी कृष्णमाचारी, टी कृष्णमाचारी, ठीक है। तो डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है और फिर उनकी जगह लेते हैं टी कृष्णमाचारी। पांचवा है
एक हो गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एक है मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। छठे हैं अल्लादी कृष्णमाचारी अय्यर, अल्लादी, अल्लादी कृष्णमाचारी अय्यर, ठीक है। और सेवंथ है के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी, ठीक है। तो ये सात नाम आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसा सवाल पूछ सकता है, चार ऑप्शन देगा, इनमें से बोलेगा इनमें से कौन से प्रारूप मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, तो नाम पता होने जरूरी है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो अध्यक्ष रहते हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगर, वी एल मित्र, इनके बाद में आते हैं एन माधव राव। डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है तो टी कृष्णमाचारी आ जाते हैं, मोहम्मद सादुल्ला हैं, अल्लादी कृष्णमाचारी अयंगर हैं, और के एम मुंशी हैं। तो ये सात लोग हैं इस प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण चीज, इसको फटाफट नोट करिए, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण चीज, जो हमारे संविधान सभा थी उसमें जो 389 मेंबर्स थे, संविधान सभा, संविधान सभा में जो 389 मेंबर्स थे, इन 389 मेंबर्स में 15 महिलाएं थी। 15 क्या थी? महिलाएं थी। उनके बारे में जान लेना जरूरी है। 15 महिलाएं थी, कौन कौन सी थी फटाफट नाम एक बार देख लेते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी थी। दूसरी थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू। तीसरी थी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ठीक है। फोर्थ पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी। पांचवा लीला राय, लीला राय। छठी हंसा मेहता, हंसा मेहता थी, हंसा मेहता थी। सातवां रेणुका राय, रेणुका राय, रेणुका राय, ठीक है। आठवीं थी कमला, ये कमला क्या थी? कमला, आई थिंक कमला चौधरी, हाँ ठीक है, कमला चौधरी थी ये, ठीक है। नाइन्थ कमला चौधरी के बाद आती हैं दुर्गा बाई, दुर्गा बाई, ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है, देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख। 10 दक्षयानी, दक्षयानी। 11 एनी, एनी मस्करानी, एनी मस्करनी, ऐसा कुछ इनका सरनेम था, एनी मस्करैनी, ठीक है। आप एनी याद रखिए। 12 मालती चौधरी, मालती चौधरी, ठीक है। 13वां नाम है बेगम एजाज रसूल, तो बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। और 14वें नंबर पे थी अम्मू स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। और 15वीं थी राजकुमारी अमृतराव, राजकुमारी, इनके नाम पे एम्स भी बना है, राजकुमारी अमृतराव, एम्स दिल्ली। राजकुमारी अमृत राव कौर, माफ करिएगा, माफ करिएगा, कौर, राजकुमारी अमृत कौर। ये 15 विदुषी महिलाएं थीं जो संविधान रचना में इनका भी महत्वपूर्ण भाग रहा है, ठीक है। तो सवाल यह भी हो सकता है, चार ऑप्शन देगा, चार ऑप्शन में इनमें से कौन सी थी या कौन सी नहीं थी, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए, ठीक है। यहां तक अगर बात समझ आ गई तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे, संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे। जब संविधान का मसौदा तैयार हो गया तो 3 वाचन हुए। तो पहले याद रखिए 15 नवंबर,
15 नवंबर 1948 से 1948 से 17 अक्टूबर अक्टूबर 1949 तक, 1949 के बीच संविधान के प्रारूप के प्रत्येक, जो संविधान का प्रारूप बना के बीच, संविधान के संविधान के प्रारूप के प्रत्येक उपबंध पर संविधान सभा में खूब विचार विमर्श हुआ। संविधान सभा में विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श हुआ। विमर्श हुआ। ठीक है। तो एक चीज ये देखना है कि 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949, यानी तकरीबन एक साल तक जो संविधान सभा का प्रारूप था, इस पर खंड बाई खंड, शब्द बाई शब्द, इस पे क्या हुआ है, संविधान सभा के लोगों ने खूब विचार विमर्श किया है। ठीक है। और इसमें 3 वाचन होते हैं। क्या होते हैं? संविधान सभा में 3 वाचन होते हैं, 3 रीडिंग होती हैं। ठीक है। तो पहली रीडिंग, फर्स्ट वाचन, प्रथम वाचन, या लिख सकते हो फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग कब होती है? तो फर्स्ट रीडिंग होती है 4 नवंबर, 4 नवंबर 1948 को। ठीक है। और ये 5 दिन तक चलती है, 5 दिन चलती है। कौन करते हैं? वही डॉक्टर B R अम्बेडकर। B R अम्बेडकर साहब। ठीक है। अम्बेडकर साहब। ठीक है। तो ये 5 दिन इस पर डिस्कशन होता है। दूसरा, जो दूसरा वाचन या दूसरा वाचन होता है, दूसरा वाचन कब होता है? सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग कब होती है? तो दोस्तों सेकंड रीडिंग होती है आपकी 15 नवंबर 1948। 1948 से प्रारंभ होता है और ये चलता है कब तक? 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर 1949 तक, 1949 तक। और इसमें पूरा जो एक साल के आसपास ये सेकंड वाचन चलता है, इसमें खंड बाई खंड, पार्ट बाई पार्ट, शब्द बाई शब्द पूरा डिस्कशन होता है। हर एक शब्द पे विचार विमर्श होता है, काफी डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, तब उसको फाइनल किया जाता है। ठीक है। तो ये पूरे साल इस पे ये डिस्कशन डिबेट होता रहा। ठीक है। और जो तीसरा वाचन हुआ, तीसरा वाचन, ठीक है, या जिसे आप कह सकते हो थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग। तो जो थर्ड रीडिंग हुई वो कब हुई? तो थर्ड रीडिंग हुई 14 नवंबर 1949 को। 14 नवंबर 1949 को ये रीडिंग होती है। किसके द्वारा? डॉक्टर B R अम्बेडकर जी के द्वारा। अम्बेडकर जी। ठीक है। तो डॉक्टर B R अम्बेडकर जी के द्वारा ये रीडिंग होती है। और इस रीडिंग में क्या होता है? तो इस रीडिंग में सबसे पहले शुरुआत होती है कहां से? द कॉन्स्टिट्यूशन, दी कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड सेटल्ड बाई द असेंबली असेंबली बी पास्ट। ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ट, इसी से शुरुआत होती है। और संविधान को अंगीकृत कर लिया जाता है कब? 26 नवंबर। संविधान को अंगीकृत किया जाता है, देखिए कब? 26 नवंबर, 26 नवंबर
1949 को क्या किया जाता है यहाँ पर? संविधान को अंगीकृत किया जाता है। अंगीकृत यानी कि पास कर दिया जाता है, अंगीकृत कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। ठीक है, अंगीकृत कर दिया जाता है, ये पास कर दिया जाता है, अंगीकृत होता है। और इसमें, इस संविधान में, जो हमारा संविधान था, जो हमारा प्यारा संविधान है, संविधान है, इस पे 284 सदस्य, 284 सदस्य साइन करते हैं, 284 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, जिनमें से 8 महिलाएं थी, जिसमें से 8 क्या थी? महिलाएं थी। 8 महिलाएं होती हैं, महिलाएं, 8 महिलाएं थी। ठीक है, 284 सदस्यों में 8 महिलाएं थीं जब हमारा संविधान पास किया गया था और उस पर साइन की गई थी। 284 लोगों की साइन होती है, जिसमें से 8 महिलाएं हैं। और हमारा संविधान अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और हमारा संविधान लागू कब किया गया? ध्यान दीजिए, अंगीकृत होता है 26 नवंबर 1949 को, और लागू होता है 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू होता है। क्या होता है? संविधान, संविधान लागू होता है। ठीक है, संविधान लागू होता है, संविधान लागू होता है। ठीक है, इसी, यही हमारा पहला गणतंत्र था। क्या था? पहला गणतंत्र दिवस, पहला गणतंत्र दिवस, पहला गणतंत्र दिवस, पहला गणतंत्र दिवस, पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1949 को होता है। ठीक है, जब संविधान लागू होता है तो मैंने बताया था 8 अनुसूची होती हैं, 8 अनुसूची, 22 भाग, और 395 अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद। ये 8 अनुसूची बाद में हो गई थी 12 अनुसूची, अभी वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची, ध्यान रखना है, वर्तमान में 12 अनुसूची है। एक और फैक्ट बता देता हूं यहां पर, एक और फैक्ट आपको बता देता हूं, एक और फैक्ट आपको यहां बता देता हूं कि 26 नवंबर, 26 नवंबर 2015, 26 नवंबर 2015 से 26, हर एक 26 नवंबर को, 26 नवंबर को क्या बनाया जाएगा? संविधान दिवस। क्या बनाया जाएगा? संविधान दिवस, संविधान दिवस। तो संविधान दिवस कब मनाया जाएगा? हर साल 26 नवंबर को। कब से चालू हुआ है? 26 नवंबर 2015 से। 26 नवंबर को ही क्यों? एक तो 26 नवंबर 2000, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। दूसरा, 26 नवंबर जो है, 26 नवंबर जो है, ये बी आर अम्बेडकर साहब का, बी आर अम्बेडकर साहब का, अम्बेडकर साहब का जन्मदिन होता है। अम्बेडकर साहब का क्या है? जन्मदिन। क्या है? जन्म दिवस, जन्म दिवस। समझ आई बात? और उनके जन्म दिवस पे ही संविधान दिवस मनाया जाने लगा है 26 नवंबर 2015 से। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो इतना पहले फटाफट एक बार नोट कर लीजिए और फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला, अगला जो पॉइंट है हमारा, संविधान सभा के विकास के चरण। संविधान सभा का जो विकास हुआ वो कितने चरणों में हुआ, तो देखते हैं खंडवार। ठीक है, इसमें जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण, प्रथम चरण, प्रथम चरण चालू होता है आपका जिस दिन से संविधान सभा का गठन होता है, स्वीकार किया जाता है, किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो वो दिन होता है 16 दिसंबर, 16 दिसंबर 1946 से, 1946 से लेकर 14 अगस्त, आजादी से एक दिन पहले तक, 14 अगस्त, 14 अगस्त 1947 तक, 14 अगस्त 1947 तक प्रथम चरण में विकास होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो भी विकास होता है, जो कैबिनेट मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए,
सुझाए गए, सुझाई गई सीमा में ही काम होता है। सुझाई गई सीमा, सीमा के भीतर, सीमा के भीतर, भीतर कार्य किया जाता है। कार्य किया जाता है किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा कार्य किया जाता है। क्योंकि उस समय तक तो अंग्रेज ही थे, तो कैबिनेट मिशन जो भी सुझाव देता था उसके हिसाब से ही संविधान का विकास हो रहा था। ठीक है। दूसरा चरण था, दूसरा चरण जो द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण यानी कि दूसरा चरण, दूसरा चरण, दूसरा चरण होता है हमारी आजादी से लेकर हमारे गणतंत्र दिवस तक। हमारी आजादी कब होती है तो बात करें कि 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 तक, 1949 तक। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, जिस दिन हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया। ठीक है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है दूसरे चरण में? तो दूसरे चरण में हमारा जो संविधान सभा है वो कैसा काम करता है? तो संविधान जो सभा है, एक तो ये कैसी होती है? प्रभुत्व संपन्न हो जाती है। प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। प्रभुत्व संपन्न हो गई। ठीक है, क्योंकि हमारा देश आजाद हो गया। दूसरा, एक अस्थाई, अस्थाई संस्था के रूप में कार्य करती है। अस्थाई संस्था के रूप में कार्य करती है, रूप में कार्य करती है, कार्य करती है। ठीक है। अस्थायी संस्था के रूप में कार्य करना चालू कर देती है। ठीक है। जो हमारा तीसरा चरण है, इसका तीसरा चरण है, जो तीसरा चरण है, तीसरा चरण, इस तीसरे चरण में चालू होता है हमारा कब से? तो तीसरा चरण हमारा चालू होता है 27 नवंबर, 27 नवंबर 1949 से लेकर 1952 तक, 1952 तक, जब तक इलेक्शन नहीं हुए। 1952 में पहला चुनाव होता है, पहला चुनाव, पहला डायरेक्ट चुनाव कब होता है? 1952 में। ठीक है। तो पहले चुनाव तक हमारा जो संविधान सभा है, संविधान सभा कैसे कार्य करती है? एक अस्थायी संसद के रूप में, अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती है, अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती है। ठीक है। तो जो भी हमारे अ, संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो एक तरह से सांसद के तौर पे, अस्थायी सांसद के तौर पर, और हमारी पूरी ये सभा अस्थायी संसद के रूप में 27 नवंबर 1949 से लेकर 1952 तक, जब तक कि पहला इलेक्शन नहीं हो गया और सभी सदस्य चुनकर आ नहीं गए और नई संसद का निर्माण नहीं हो गया, तब तक हमारी यही संविधान सभा अस्थायी संसद के तौर पर कार्य करती रही। ठीक है। अब इस अस्थायी जो संसद थी यानी संविधान सभा के द्वारा क्या क्या प्रमुख कार्य किए गए थे, थोड़ा इस पे गौर कर लेते हैं। तो संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा किए गए, किए गए, किए गए महत्वपूर्ण कार्य, किए गए महत्वपूर्ण कार्य, पूर्ण कार्य, क्या क्या कार्य किया संविधान सभा में अस्थायी सदस्य के तौर पर? तो पहला तो है, ठीक है, तो क्या क्या करती है देख लीजिए। ठीक है। पहला काम करती है 1949 में, 1949 में राष्ट्रमंडल, जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, राष्ट्रमंडल में सदस्यता स्वीकार करती है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता, सदस्यता स्वीकार करती है, स्वीकार करती है, करती है।
ठीक है। तो पहला काम क्या करती है कि राष्ट्रमंडल सदस्यता स्वीकार करती है 1949 में। ठीक है। दूसरा, ठीक है, जो दूसरा काम क्या करती है, दूसरा काम करती है 22 जुलाई, 22 जुलाई को, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का कार्य करती है। ध्वज अपनाया गया, अपनाया गया। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ठीक है। और 24 जनवरी, 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950, 1950 को, 24 जनवरी 1950 को कई कार्य किए गए। दो याद रखिए, पहले 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली गई, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज पहली बार अपनाया गया, और 24 जनवरी 1950 को यानी गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले तीन महत्वपूर्ण कार्य किए गए। पहला, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान अपनाया गया, राष्ट्रगान अपनाया गया, अपनाया गया। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रगीत अपनाया गया, राष्ट्रगीत अपनाया गया, अपनाया गया। ठीक है। और तीसरा, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनको भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया, पहला राष्ट्रपति बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जो संविधान सभा के द्वारा किए गए थे, जो संविधान सभा के द्वारा किए गए थे। पहला है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता 1949 में भारत लेता है, और इसकी स्वीकार्यता कौन देता है, संविधान सभा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जाता है, और 24 जनवरी 1950 को यानी गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले तीन का राष्ट्रगान अपनाया गया, राष्ट्रगीत अपनाया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा, संविधान सभा की हमारी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ठीक है, इनको एक एक करके समझते हैं। तो पहली विशेषता तो ये है कि हमारा जो संविधान है वो कैसा है, एकात्मक, एकात्मक और वह संघात्मक है, एकात्मक व संघात्मक है, एकात्मक व संघात्मक शासन व्यवस्था है हमारे यहाँ, शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, व्यवस्था है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, एकात्मक का मतलब होता है कि जैसे केंद्र ही, मतलब सेंट्रलाइज शासन व्यवस्था हो, सेंट्रलाइज शासन व्यवस्था हो, कि केंद्र ही सर्वोपरि है। ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है कि केंद्र सर्वोपरि है बट सर्टेन एक्सटेंट तक। दूसरा, संघात्मक, कि जहां पर केंद्र और राज्य दोनों को ही अधिकार, अपने अपने अधिकार क्षेत्र मिले हुए हैं। ठीक है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो ब्रिटेन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो अमेरिका इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। परंतु भारत के अंदर एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, यानी कि हमारे सेंटर का कुछ विषयों में सबसे ज्यादा पावरफुल हमारा सेंट्रल है। ठीक है। और कई विषय ऐसे हैं जहां पर राज्य भी पावरफुल हैं। ठीक है। तो राज्यों को भी पावर दिया गया है, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो भी सशक्त केंद्र सरकार है। करेक्ट है। दूसरा है कि लिखित एवं विस्तृत संविधान है हमारा। तो बिल्कुल इसके लिए तो बिल्कुल हमारा जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है, लिखित व विस्तृत संविधान, विस्तृत संविधान, लिखित व विस्तृत संविधान। तीसरा, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है।
ठीक है, यानी हमारे यहाँ लोकतंत्र है। ठीक है, मौलिक अधिकार, हमारे यहाँ सभी लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वेशभूषा का हो, उसको क्या है, एक जैसा अधिकार प्राप्त है, यानी मौलिक अधिकार सभी को प्राप्त है। ठीक है, ये हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार है पांचवा, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का तात्पर्य है, नागरिकता, एकल नागरिकता का तात्पर्य है दोस्तों कि केवल जो भारत में रह रहे हैं वो केवल एक ही देश की, किसी एक देश की ही नागरिकता एक समय पर ले सकते हैं। अगर कोई भारत की नागरिकता लिया है वो दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकता। लेकिन अगर उसने कहीं दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एकल नागरिकता का मतलब है कि केवल एक ही देश की नागरिकता एक समय पर लागू होगी। ठीक है, छठा है, हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। कैसा है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि हमारे देश में धर्म जाति समुदाय लिंग किसी भी चीज से भेदभाव किए बगैर सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। सबको मौलिक अधिकार एक जैसा प्राप्त होता है, सबको लोकतांत्रात्मक अधिकार एक जैसा प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ धर्म के बेसिस पे जाति के बेसिस पे कोई भी विभेद या कोई विभाजन नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा देश कैसा है, सेक्युलरिज्म है। कैसा है, सेक्युलरिज्म है, पंथ निरपेक्ष देश है हमारा। ठीक है, सातवां, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि बिना किसी भेदभाव के जो भी वयस्क 18 साल या इससे ऊपर के लोग हैं उनको वोट डालने के राइट्स हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय से हों। उनको सार्वभौमिक पूरे देश में सभी को एक जैसा अधिकार मिला है वोट डालने का। तो 18 साल या इससे ऊपर कोई भी है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, मुस्लिम हो हिंदू हो सिख हो ईसाई हो, किसी भी जातीय धर्म का हो, उसे पूरा अधिकार है वोट डालने का। ठीक है, आठवां बात करते हैं, नम्र व एवं अनम्य। ठीक है, नाइन्थ है त्रिस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय शासन, त्रिस्तरीय शासन। ठीक है, त्रिस्तरीय शासन इसको तीन तरह से समझ सकते हो, जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पंचायत और ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। तो जिला पंचायत जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत, इस तरह से हमारा जो शासन व्यवस्था ये तीन तरीके से लागू होती है। उसके अलावा बात करें तो पहले क्या होंगे, पहले क्या होगा, लोकसभा होगा, लोकसभा, विधानसभा जो राज्यों की होगी, विधानसभा, और फिर हमारी जो ये तीन पंचायतें होती हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो ये बात समझ आ गई, तो ये नौ हो गए। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो त्रिस्तरीय का मतलब समझ आया, जिला पंचायत जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। 10 देखिए इसमें क्या कहा गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, स्वतंत्र न्यायपालिका। बिल्कुल हमारी जो न्यायपालिका है वैसी है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो इस पे पॉलिटिकल कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से हमारी न्यायपालिका कार्य करती है। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान है हमारे संविधान में कि कोई भी अगर देश में ऐसी कोई समस्या आती है तो आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली है। ठीक है, संसदीय संप्रभुता है, दिए
संप्रभुता है। और हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है। विशेष प्रावधान है, चाहे वो रिजर्वेशन में हो या किसी अदर तरीके से प्रावधान है। ठीक है। तो ये हमारे संविधान सभा की क्या है, कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी प्रमुख अनुसूचियां हैं। ठीक है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची। ठीक है। अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। पहली अनुसूची हमारी जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची है, प्रथम, तो प्रथम अनुसूची हमारी क्या है, पहली अनुसूची हमारी क्या है? तो पहली अनुसूची में राज्य व संघ, राज्य व संघ का जिक्र है। राज्य व संघ क्षेत्रों का उल्लेख है, का उल्लेख है। राज्य व संघ क्षेत्रों का उल्लेख है, जैसे कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं, इनका उल्लेख है पहली अनुसूची में। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। क्लियर है। जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची है हमारी, तो दूसरी अनुसूची हमें क्या कहती है कि जो हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी हैं, राज्य व्यवस्था के, राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी, पदाधिकारी, इनकी वेतन, इनका वेतन, पेंशन, भत्ता, जो कुछ भी है इसी में उल्लेख है। तो राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके वेतन, पेंशन और भत्ते के बारे में दूसरी अनुसूची में जिक्र किया गया है। तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची है आपकी, जिस पे राज्य व्यवस्था के जो कर्मचारी हैं, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों का, पदाधिकारी द्वारा लिया जाने वाला, लिया जाने वाला शपथ, शपथ, शपथ के बारे में उल्लेख है, शपथ के बारे में उल्लेख है, उल्लेख है। ठीक है। तो तीसरी जो अनुसूची है, इसमें राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी जो शपथ ग्रहण करते हैं, शपथ लेते हैं, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। चौथी, चौथी अनुसूची के अंदर इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्र जो हैं, इनके राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व होगा? तो राज्य व संघ का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व इसमें राज्यसभा में, राज्यसभा में, राज्यसभा में। ठीक है। तो राज्य व संघ का जो प्रतिनिधित्व है किसमें, राज्यसभा में, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची है जिसमें कहा गया है कि जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों, जनजातियों के प्रशासन और, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है।
बारे में उल्लेख है। तो पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और वहां की जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके यहाँ प्रशासन कैसा होना चाहिए, कैसा नियंत्रण होना चाहिए, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है। छठी अनुसूची इसी से संबंधित है। जो छठी अनुसूची इसी से संबंधित है, बस इसमें क्या है, जो असम है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम, यहाँ के जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, यहाँ के जो जनजाति क्षेत्र हैं, जनजाति, जनजाति क्षेत्रों का, क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो पांचवी और छठी है, ये बेसिकली अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। पांचवी में तो अनुसूचित क्षेत्र, पूरे भारत के अनुसूचित क्षेत्र या जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनका प्रशासन कैसा होना चाहिए, वहां का नियंत्रण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं, यहाँ के जो जनजाति क्षेत्र हैं, यहाँ कैसे प्रबंधन होना चाहिए, कैसे प्रशासन होना चाहिए, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है। सातवीं अनुसूची जो है, इसमें राज्य व केंद्र की शक्तियों का, शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात किया गया है। बंटवारे के बारे में, बंटवारे के बारे में उल्लेख है, उल्लेख है। ठीक है। यानी यहां पर तीन सूचियां बना दी गई हैं। एक है राज्य सूची, राज्य सूची जिसमें राज्य के विषय हैं। दूसरी है संघ सूची, संघ सूची जिसमें केंद्र के विषय हैं। और एक है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, सूची इसमें दोनों के, यानी ये किससे हैं, राज्य से संबंधित विषय, राज्य से संबंधित विषय, विषय यहाँ कैसे होंगे, केंद्र से संबंधित विषय होंगे, केंद्र से। और यहाँ दोनों, जो समवर्ती सूची के अंदर जो विषय दिए गए हैं, इसमें राज्य और केंद्र दोनों के विषय यहां पर होते हैं। बात समझ आई। तो ये सात अनुसूची हो गई। ठीक है। चलिए बात करते हैं आठवीं अनुसूची की। तो हमारी आठवीं अनुसूची है जिसमें भारत की भाषाओं के बारे में दिया गया है। भारत की 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख है। भाषाओं के बारे में उल्लेख है, उल्लेख है, उल्लेख है। पहले मूलतः जो है, मूल रूप से 14 भाषाएं ही थी। कितनी? 14 भाषाएं थी, भाषाएं थी, भाषाएं थी। बाद में कुछ एक भाषाएं जोड़ी गई हैं, जैसे कि जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वें संविधान संशोधन में, संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी? सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है। ऐसे ही समय समय पर भाषा जोड़ी गई। ऐसे ही समय समय पर संविधान संशोधन कर 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो अभी हमारे जो भारत आठवां जो अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है। बात करते हैं, ये मूलतः पहले 8 अनुच्छेद ही थे। ठीक है। 8, माफ करिएगा, 8 अनुसूचियां ही थी। अभी 4 अनुसूचियां और ऐड हो गई हैं। अब उनकी हम बात करते हैं जो बाद में ऐड हुई हैं। तो नौवीं अनुसूची है, नौवीं। ठीक है। नौवीं। तो नौवीं अनुसूची कैसे जोड़ी गई? तो संविधान में पहला संशोधन किया गया, संविधान के पहले संशोधन से। ठीक ठीक है। तो प्रथम संशोधन,
प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 द्वारा जोड़ी गई, द्वारा जोड़ी गई। तो नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई है। और इसमें क्या और कहा गया है? इसमें जो आपकी कह सकते हो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, ठीक है, तो राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण करना, संपत्ति का, राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का अधिग्रहण। और ये बहुत ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण संशोधन था, क्योंकि अगर ये संशोधन नहीं होता और राज्य को जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर अधिग्रहण का उसके पास कोई लीगल अधिकार नहीं होता, तो रोड सड़कें ऐसे विकास हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि किसी भी किसान की या किसी की भी ऐसी जमीन आप ले नहीं सकते थे, ठीक है। तो यह संविधान संशोधन जो पहला संशोधन था 1951 में, बहुत जरूरी था, ठीक है, विकास के लिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है, हाँ, उसके बदले में मुआवजा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 10वीं अनुसूची, ये दल बदल से है, 10वीं, ठीक है, 10 से 10वीं, और 10वीं से ये दल बदल कानून, दल बदल कानून, दल बदल कानून बनाया गया, दल बदल कानून बनाया गया, कानून बनाया गया, ठीक है, दल बदल कानून बनाया गया, ठीक है, इस से, ठीक है। तो ये कौन से संविधान में हुआ था? तो ये हुआ था 52वें माफ करिएगा, 52वें संविधान द्वारा, संशोधन द्वारा, ठीक है। तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसमें 52वां संविधान संशोधन कब किया गया था? ये किया गया था 1985 में, 1985 में, ठीक है। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल कानून जोड़ा गया था, ठीक है। दल बदल कानून का मतलब यह है कि जैसे आप देखते हो कि कई बार जब इलेक्शन होता है या सरकार गिरानी होती है तो एक दल के लोग दूसरे दल में जाके मिल जाते हैं, चाहे पैसे लेके जाते हो या कोई भी रीजन से, ठीक है। तो ऐसे में एक कानून बनाया गया कि उन कानून के अंतर्गत ही आप एक दल से दूसरे दल में जा सकते हो, यानी कुछ संख्या हो तभी आप वहां जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप चले गए तो आपकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं 11वीं अनुसूची। यह बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची ये जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1972 में, 1972 द्वारा, ठीक है। इसमें इसके द्वारा इसके द्वारा क्या कहा गया है? इसमें पंचायती राज, पंचायती इसमें पंचायती राज संस्थाओं को, संस्थाओं को 29 विषय दिए गए, 29 विषय कार्य करने के लिए दिया गया है, 29 विषय कार्य करने के लिए दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, ठीक है। और यह संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? तो यह लागू होता है, लागू हुआ कितना? 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1993 को यह लागू होता है, 73वां संविधान संशोधन। और मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है इसको लागू करने वाला, मध्य प्रदेश सबसे पहले लागू करता है, प्रथम, ठीक है, पहले लागू करता है। बात करते हैं 12वीं, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची जो है ये 73वें संविधान संशोधन में ही हुआ है, संविधान संशोधन, माफ करिएगा, ये चौथा क्या था?
आपका 74th संविधान, 73 ऊपर वाला था ना। तो ये संविधान संशोधन हुआ 74 में, संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन 1972 में ही किया गया था द्वारा, ठीक है, 1972 में ही किया गया था। इसमें इसमें शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में स्वशासन, स्वशासन संस्थाओं को, संस्थाओं को 18 विषय दिए गए हैं। कितने विषय? 18 विषय दिए गए हैं। 18 विषय कार्य करने के लिए दिए गए हैं, कार्य करने के लिए दिए गए, दिए गए, ठीक है। और ये लागू कब होता है? तो ये लागू होता है 1 जून 1993। 1 जून 1993, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू होता है, और 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन लागू होता है। तो दोस्तों ये 12 अनुसूचियां हैं और उनसे जुड़े प्रावधान, ठीक है। अब हम कुछ इसको पहले फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट पे मूव करते हैं, ठीक है। तो अंतिम हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, स्रोत कौन कौन से देश के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्थाएं ली गई हैं। पहला है ब्रिटेन का कौन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? पहला, कि सर्वाधिक मताधिकार के आधार पर, सर्वाधिक मत के आधार पर विजय, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, चुनाव में जीत का फैसला, ठीक है। चुनाव में, अरे, चुनाव में जीत का फैसला, ठीक है। ये पहला काम था, फैसला, ठीक है। दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, संसदीय शासन प्रणाली, यहीं से लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली यहीं से लिया गया। तीसरा है कानून का शासन, कानून का शासन। चौथा है कानून निर्माण की विधि, कानून निर्माण की विधि, ठीक है, कानून निर्माण की विधि। पांचवा है संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार। और सिक्स्थ है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? आदर्श होनी चाहिए, स्थिति आदर्श, ठीक है। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? आदर्श होनी चाहिए। दूसरा, तो दूसरा जो है यह है फ्रांस। कहां से? फ्रांस। तो फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है पहला तो स्वतंत्रता समानता। क्या लिया गया? स्वतंत्रता, ता स्वतंत्रता, समानता एवं, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, बंधुत्व का सिद्धांत, बंधुत्व का सिद्धांत, ठीक है। और एक है गणतंत्र, गणतंत्र यहीं से लिया गया है, गणतंत्र, ठीक है। फिर तीसरा, तीसरा देश आपका हो गया जापान। तो जापान से हमने क्या लिया?
तो जापान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ठीक है। माफ करिएगा, ये तो मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिया था, ठीक है। तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित पित प्रक्रिया, ठीक है। प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और चौथा है कि पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया, क्योंकि पहले जो रूस है वो पहले पूर्व सोवियत हुआ करता था, सोवियत संघ। तो पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया, तो अभी जैसे बताया आपको, मौलिक अधिकार क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य क्या लिया गया, मौलिक, ये हमारे मौलिक कर्तव्य देश के लिए क्या बनते हैं, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिया गया पहला। दूसरा, उद्देशिका ली गई, उद्देशिका, ठीक है। उद्देशिका भी यहीं से ली गई, उद्देशिका में न्याय, ठीक है, उद्देशिका में न्याय, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया इन चार देशों से, ठीक है। फटाफट इसको मार्क नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पांचवा, पांचवा देश है कनाडा। तो कनाडा से क्या लिया गया, तो कनाडा से लिया गया एक तो सरकार का अर्ध संघात्मक स्वरूप, सरकार का अर्ध संघात्मक स्वरूप, अर्ध संघात्मक स्वरूप। दूसरा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। यहीं से समवर्ती समवर्ती सूची बनी, राज्यवर्ती सूची बनी, ठीक है। शक्तियों का, शक्तियों का वितरण, ठीक है, वितरण। तीसरा पॉइंट क्या था, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ठीक है। तो ये लिया गया कनाडा से, कहां से लिया गया, कनाडा से। अब बात करते हैं अगले देश की, जो कि है आयरलैंड। कौन सा है, पांचवा, आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया गया, तो एक तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, निर्वाचन प्रक्रिया, प्रक्रिया, ठीक है। और तीसरा, राज्यसभा, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, में मनोनीत, मनोनीत सदस्य, यहीं से लिया गया है। जो राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है सदस्यों को, ये यहीं से लिया गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया आयरलैंड। आयरलैंड के बाद अगला है आपका, अगला है आपका अमेरिका। तो अमेरिका से क्या लिया गया, अमेरिका से एक तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। दूसरा, मौलिक अधिकार, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। तीसरा है स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यहीं से लिया गया है कि पूरे देश में एक उच्चतम न्यायालय होगा, एक उच्चतम न्यायालय होगा, ठीक है। और जो स्वतंत्र होगा न्यायालय, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोपरि परि है,
संविधान सर्वोपरि है, ये कहाँ से लिया गया है? सर्वोच्चता, अमेरिका से। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रपति पर सहभागिता की प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति पर सहभागिता की प्रक्रिया, प्रक्रिया। और उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद यहीं से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से? अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय होगा, अमेरिका से लिया गया। संविधान ही सर्वोच्च है, अमेरिका से लिया गया। और राष्ट्रपति पर सहभागिता की प्रक्रिया, अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया? राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं। कनाडा, सरकार का अर्ध संघात्मक स्वरूप, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण होना चाहिए और अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान। ठीक है। अगला बात करते हैं जर्मनी। तो जर्मनी से क्या लिया गया? तो जर्मनी से आपातकालीन, आपातकालीन प्रबंध, उपबंध। ठीक है, उपबंध कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। तो आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। ठीक है। फिर आ जाइए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना। तो जो हमारा प्रस्तावना है उसका ढांचा कह सकते हो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, पहला। दूसरा, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जिसकी बात करें, जिसमें केंद्र और संघ दोनों का ही विषय होता है, समवर्ती सूची। ठीक है। संयुक्त बैठक हो, संयुक्त बैठक। और केंद्र और राज्य का संबंध, केंद्र राज्य का संबंध। ठीक है। तो क्या क्या है? प्रस्तावना है ऑस्ट्रेलिया से, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक और केंद्र व राज्य का संबंध। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की, संशोधन की प्रक्रिया, पहला। दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हो? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज इसके अलावा, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेता हूं फटाफट। पहला, कि संविधान का, संविधान का संरचनात्मक भाग कहाँ से लिया गया? संरचनात्मक, संरचनात्मक भाग, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1935। संरचनात्मक भाग कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। दूसरा, राजनीतिक, संविधान का, संविधान का राजनीतिक भाग, राजनीतिक भाग कौन सा है? तो यह है ब्रिटिश, ब्रिटेन का संविधान, का संविधान। और तीसरा, संविधान का दार्शनिक स्वरूप, संविधान का दार्शनिक एक भाग, यह है, क्या है? नीति निदेशक तत्व। क्या है? नीति निदेशक तत्व, निदेशक तत्व। ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है कि संविधान का संरचनात्मक भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से है, राजनीतिक भाग ब्रिटेन का संविधान, और संविधान का जो दार्शनिक भाग है वो क्या है? नीति निदेशक तत्व है। ठीक है दोस्तों। तो
आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास से जो 22 भाग हैं संविधान के, उसमें से पहले भाग दूसरे भाग को क्रमशः डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, अगर वीडियोज अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं बच्चों अगले